विद्यार्थियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं धीरेन्द्र कुमार कुशवाहा आज अपना अगला वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हिंदी गद्य शिक्षण के क्रम में आज मैं कक्षा 10 विषय हिंदी का प्रथम पाठ मित्रता लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय छात्रों, मित्रता पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य शुक्ल जी हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। इन्होंने मित्रता को अपने विषय का एक हिस्सा बनाया। यह शब्द अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है और मित्र क्या होता है, मित्र की जीवन में क्या उपयोगिता होती है, उसका इसमें बहुत बढ़िया सा उल्लेख किया है। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजा भर्तृहरि जी ने अपने ग्रंथ नीति शतक में मित्रता को बहुत ही बेहतर ढंग से परिभाषित किया है। उन्होंने लिखा है कि पापा निवारयते योजते हिताय गुह्यं च गुह्यत गुणान् प्रकटीकरोत् आपद्गतं न जहात ददात काले सन्मित्र लक्षणम इदं प्रवदन्ति संताः। अर्थात मित्र वह होता है जो मित्र को पाप से अर्थात बुरे कर्मों से दूर करे और अच्छे कर्मों में लगाए, छिपाने योग्य बात को छिपाए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ कमी होती है तो ऐसा नहीं कि उसका प्रचार प्रसार करता शुरू रहे, और जो मित्र के गुण हों वह गुण सबके सामने प्रकट करे, उस गुणों का निखार करे, उस गुणों को आगे बढ़ाए। आपदगतम न जहात, और समस्या पड़ने पर, कभी परेशानी आने पर साथ न छोड़े। ददात काले, और समय पड़ने पर धन इत्यादि से मदद करे। सन्मित्रम लक्षणम इदम प्रवदन्ति संताः, सज्जन लोग अच्छे मित्र के यही लक्षण बताते हैं। तो प्रिय छात्रों, मित्रता का जीवन में क्या महत्व है तथा मित्र चयन में हमको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, इस पाठ में आचार्य शुक्ल जी ने बहुत ही बृहद वर्णन किया है। तो आइए हम देखते हैं पाठ को कि कैसे आप इसको समझ सकते हैं। प्रिय छात्रों, पाठ को ठीक ढंग से समझने के लिए हमें अपनी पुस्तक को सामने रखना है। पुस्तक में हम देखते रहेंगे तथा पाठ को सुनते रहेंगे, तब यह बेहतर समझ में आएगा। बीच बीच में मैं इसकी व्याख्या करता रहूँगा तथा इससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करूँगा। प्रिय छात्रों, कक्षा 10 में प्रश्न पत्र में हिंदी गद्य से संबंधित 3 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक गद्यांश दिया रहेगा। गद्यांश में पहला प्रश्न होगा कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम तथा गद्यांश के पाठ का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तथा तीसरा प्रश्न भी उसी पैराग्राफ से संबंधित होगा। प्रिय छात्रों, यदि हम पैराग्राफ को ढंग से पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे उस पर दिए गए सारे प्रश्नों को हम देख सकते हैं। इसलिए हमारा प्रथम प्रयास यही रहेगा कि पाठ अच्छी तरह समझा जाए। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ में क्या खास बातें हैं और उस पर आपको चर्चा करके बताते हैं। आज हम पाठ का वाचन करेंगे और साथ में आप भी प्रयत्न करिए कि इसको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली रहती है तो उसकी जान पहचान के लोग निराली नहीं रहती है तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बनते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। प्रिय छात्रों, संगति बहुत ही निर्णायक होती है। रहीमदास जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। अर्थात स्वाति नक्षत्र का जो बादल बरसता है, पानी निकलता है उसमें बरसात के दिनों में, वह बरसात का पानी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रभाव दिखाता है।
जैसे यदि केले के ऊपर पड़ जाए तो वही पानी कपूर का रूप धारण कर लेता है, और यदि सीप में पड़ जाता है तो वही पानी मोती बन जाता है, और यदि भुजंग यानी सर्प के मुख में पड़ता है तो वह विष का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार से जैसी संगत में हम रहेंगे वैसा ही हमारा गुण विकसित हो जाएगा। लेखक के कहने का तात्पर्य भी यही है कि हम जिस संगत में बैठेंगे उसी प्रकार से अपने गुणों को भी हम विकसित कर लेते हैं। अब देखते हैं आगे। मित्रों की चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। आचरण क्या होता है? आचरण के बारे में बताया गया है कि आचरण व्यक्ति की पहचान होती है। जैसा हमारा आचरण होगा वही हमारी पहचान बन जाएगी। इसलिए हमको आचरण को अत्यंत उन्नत रखना है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह से संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। प्रिय छात्रों, यह पाठ विशेष तौर पर किशोरावस्था को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है और इसीलिए कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में रखा गया है, क्योंकि आप सबकी उम्र किशोरावस्था के आसपास की है और निश्चित तौर पर आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि बालक जब किशोरावस्था में प्रविष्ट होता है तो उसका मन अत्यंत कोमल होता है और हर तरह की चीज़ों को वह बड़ी ही जिज्ञासा से ग्रहण करने की कोशिश करता है। भाव उसके अपरिमार्जित, अर्थात जो उसके मन में भाव होते हैं वो स्थायी नहीं होते हैं, वे बदलते रहते हैं। जैसा सामने वाले को देखा वैसा इसके भाव बदल जाते हैं। उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो अपरिपक्व होती है, अर्थात उसको समाज का अनुभव नहीं होता है, अच्छे बुरे का ख्याल कम होता है। इसलिए वह हर बात को बड़ी ही संजीदगी से देखता है और कौन सी चीज़ उसको अच्छी लग जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। लेखक ने कहा कि किशोरावस्था का बालक कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होता है। जैसे कच्ची मिट्टी है उससे चाहे हम मूर्ति बना दें, चाहे कुल्हड़ इत्यादि बना दें, तो जैसी कच्ची मिट्टी से हम विभिन्न प्रकार के पात्र गढ़ सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, वैसे ही किशोरावस्था का मन होता है। इस मन से हम चाहे तो उसको देवता बना लें और चाहे उसको राक्षस बना दें। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि यदि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष को कितना परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने के लिए उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार या अनुसंधान नहीं करते। वे उनमें सब बातें अच्छी मानकर उस पर अपना विश्वास जमा लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी को देखकर चटपट से उसे अपना मित्र बना लेते हैं। प्रिय छात्रों, लेखक के कहने का तात्पर्य है कि हम एक छोटी सी चीज़ है, जैसे मान लीजिए घोड़ा लेने गए तो निश्चित तौर पर उसका हमारे साथ कितना जीवन है, 10 साल 5 साल के लिए, परंतु उसके चयन में हम बड़ी सतर्कता बरतते हैं। तमाम चीज़ों की छानबीन करते हैं, कहाँ से आया, कैसा रहा, चलने में कैसा है। लेकिन जब हम मित्र बनाते हैं तो मित्रता में विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम केवल बाहरी आवरण पर ही ध्यान देते हैं और जल्दी से उसके बाहरी बोलचाल के ढंग, लुभावने तरीके, इन सब में फंस जाते हैं और उससे मित्रता कर लेते हैं। इसीलिए लेखक का कहना है कि हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका
मूल्य भी उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती है कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। प्रिय छात्रों, लेखक के कहने का तात्पर्य है कि यदि विश्वास पात्र मित्र मिल जाए, विश्वास पात्र यानी जिस पर हम आसानी से विश्वास कर सकें और जो हमारे ऊपर विश्वास कर सके, कभी भी हमको धोखा न दे, ऐसा कोई अगर मित्र मिल जाता है तो समझिए कि जीवन में एक औषधि मिल गई। औषधि क्या करती है? बीमारियों से हमको दूर करती है। और सच्चा मित्र हमको क्या करता है? आपदाओं से हमको दूर रखता है। हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य और पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। प्रिय छात्रों, जैसा हमने पहले चर्चा किया कि मित्र का लक्षण, जैसा भर्तृहरि जी ने बताया है कि मुसीबत में साथ दे, छुपाने योग्य बात को छुपाए तथा हमारे गुणों को प्रकट करे, इत्यादि जो गुण उसमें हैं, वही बात यहाँ लेखक के कहने का तात्पर्य है कि कभी मान लीजिए मुसीबत में आते हैं, कोई समस्या हमारे ऊपर आती है तो हम हतोत्साहित न हो जाएं, हमको वह और डिमोरलाइज न करे, हतोत्साहित न करे, बल्कि हमारा उत्साह बढ़ाए कि चलो कोई बात नहीं, अभी समस्या आई है तो समाधान में निकलेगा। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वहन करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। प्रिय छात्रों, लेखक ने बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही उन्नत तरीके से मित्र के गुणों का बखान किया है कि उत्तम मित्र कैसा होना चाहिए। उत्तम मित्र की जो मित्रता होती है कैसी है? वैद्य की तरह। वैद्य क्या करता है? रोगी के अनुकूल दवा नहीं देता है, बल्कि रोग के अनुकूल दवा देता है, औषधि देता है। कई बार ऐसा होता है कि रोगी चाहता है कि हमको खूब मीठी मीठी दवाएं दे, और यदि बीमार को, रोगी को कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें उसे कड़वी दवा की ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पे वैद्य उसे मीठी दवा नहीं दे करके कड़वी दवा देगा, भले ही वैद्य से रोगी नाराज हो जाए, लेकिन वैद्य के उद्देश्य में क्या है? रोगी को रोग मुक्त करना। ऐसे एक मित्र होता है। कई बार ऐसा होता है कि बात सुनने में कड़वी लगती है, लेकिन सही सलाह सच्चा मित्र ही दे सकता है। तो इसलिए मित्र वैद्य की तरह होना चाहिए। दूसरी बात, लेखक ने कहा कि मित्र में माता सा धैर्य और कोमलता होनी चाहिए। प्रिय छात्रों, माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें संपूर्ण जीवन छिपा हुआ है। माँ हर मुसीबत से अपने बच्चे को दूर रखना चाहती है, और वह भी इतने कोमलता से, बिना दंड प्रहार किए हुए, वह अपने पुत्र को हर मुसीबत से बचाने का प्रयत्न करती है। ऐसा ही एक सच्चा मित्र होता है जो प्रयत्न करता रहे जीवन भर कि हमको अपने मित्र को कैसे ही मुसीबतों से छुटकारा दिलाना है। प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।